Hello, good morning, dear students. Welcome all of you in this new video. Today we will start new unit, that is unit number 3 of the class plus 1. The unit is laws of motion. इस यूनिट के बारे में आप सभी ने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। एक बार फिर से हम उसे पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल रहेगा, बाकी ऑलमोस्ट जो चीज़ें थी जो 9th में थी वो भी वही यही हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में है दैट इज़ फोर्स। आपने छोटी क्लासेस से ही ये पढ़ा है कि जो भी एक्सटर्नल एफर्ट्स होते हैं, पुश और पुल, जो किसी बॉडी की स्टेट को, चाहे वो रेस्ट हो चाहे मोशन में हो, या उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए जो एफर्ट्स किए जाते हैं, जो एफर्ट्स होता है, उसे हम फोर्स कहते हैं। इसके यूनिट्स आप जानते हैं। एसआई सिस्टम में इसका यूनिट न्यूटन है। सीजे सिस्टम में फोर्स का यूनिट डायन है। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहता है? mL/T-2। क्लियर? ये हमने फोर्स के बारे में पढ़ा है। अब बात करते हैं कि जो फोर्सेस होती हैं, ये दो तरह की फोर्स होती है। एक को हम बोलते हैं कि इट इज़ अ कॉन्टैक्ट फोर्स, और जो सेकंड होती है वो होता है एक्शन एट अ डिस्टेंस। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है कि जब हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं किसी बॉडी के ऊपर, तो हम उसे टच करते हैं फिजिकली। हमने उस ऑब्जेक्ट को टच किया। सपोज आपने कोई बुक उठाई या कोई ऑब्जेक्ट आप कैरी करते हैं, या आपने किसी चीज़ को धक्का दिया, तो आप उसको टच करेंगे। ठीक है? अगर हम टच करते हैं, टच करने के बाद ही अगर वो उसके ऊपर फोर्स लगती है, तो उसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। क्लियर? और दूसरी फोर्स आती है तो फोर्स एट ए डिस्टेंस। हमने उसको टच नहीं किया, लेकिन फिर भी उसका इम्पैक्ट या उसकी जो फोर्स, या उसको उसने अट्रैक्ट किया या उसके स्टेट को चेंज किया, उसे हम बोलते हैं फोर्स एट ए डिस्टेंस। जैसे मैग्नेट्स होते हैं, कुछ डिस्टेंस पे आपने रखा ये चीज़, या आपने एक मैग्नेट ले लिया, उसके डिस्टेंस पे कोई आपने आयरन की ऑब्जेक्ट रखी है या पीस कुछ भी रखा है, वो एकदम उसको अट्रैक्ट करेगा। पहले उसको टच नहीं किया उसने, दूर से ही उसको अट्रैक्ट किया। या ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है? हम कुछ भी चीज़ ऊपर को फेंके, ठीक है, जितना मर्जी फोर्स के साथ उसको फेंके, लेकिन ग्रेविटी की वजह से वो नीचे ही आती है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं उसको? द फोर्स एट अ डिस्टेंस। ठीक है? इसके बाद आता है इनर्शिया। इनर्शिया अलग अलग वे में इसको एक्सप्लेन किया गया था। सबसे पहले एरिस्टोटल थे, एक फिलोसफर थे, ग्रीक फिलोसफर थे। उन्होंने बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, अगर हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगा के ही वो ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आएगी। फोर्स लगा दी, ठीक है, बॉल है, बॉल के ऊपर आपने फोर्स लगा दी, अगर वो किस में आ गई? मूव करती रहेगी। ठीक है? आपने उसको कुछ टाइम के बाद क्या हो, रुक जाएगी। उन्होंने कहा जब तक हम फोर्स लगाते रहेंगे तब तक वो काम करेगी, जब तुमने फोर्स हटा दी तो वो ऑब्जेक्ट काम नहीं करेगा, मतलब जो उसका मोशन है उसको शो नहीं करेगी। उसके बाद इसके ऊपर ही सेम वर्कआउट किया गया। ठीक है? गैलीलियो आए, उन्होंने इसके ऊपर वर्कआउट किया। उन्होंने कुछ चीज़ों को बोला कि मतलब कंटिन्यू ही फोर्स ना लगा के, ठीक है, कुछ ऑलमोस्ट सिमिलरिटीज़ भी थे, डिफरेंसेस भी थे, तो उन्होंने अलग से एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया कि इंक्लाइंड प्लेन पे अगर ऑब्जेक्ट को आप रखते हैं, तो जब आपने उसको रखा तो उसका जो मोशन था वो यूनिफॉर्म नहीं रहता है, वो ज़्यादा एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है।
इंक्लाइन में आपने उसको किया, फिर आपने उसको स्लांट में किया, नीचे से ऊपर से नीचे को जा रहा तो एक्सलेशन उसकी होती गई। जब आप उसी हाइट पे उसको ले आते हो तो रिटार्डेशन वहाँ पे हुई। तो बोलने का मतलब था कि कंटिन्यू जो मोशन जो था, जैसे एरिस्टोटल ने बोला था कि जो मोशन में आपने उसको लाया तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। उन्होंने मना कर दिया कि यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो सकता है। आप उसको क्या करो, अगर आप उसको स्लोप में रखोगे तो एक्सलेशन उसकी बिना लगाए फोर्स लगाए क्या करेगी, इंक्रीज कर गई। और जब आप स्लांट पे रखोगे हाइट पे, वहाँ पे क्या होगी, रिटार्डेशन होगी। तो इस कुछ चीज़ें रही, लेकिन ऑलमोस्ट जो रिजल्ट्स थे वो यही रहे कि कोई भी बॉडी अपनी स्टेट को, चाहे वो स्टेट ऑफ रेस्ट हो, चाहे स्टेट ऑफ उसका मोशन हो या उसकी डायरेक्शन हो, बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के वो चेंज नहीं कर सकते। क्लियर। फिर इनर्शिया को हम बोल सकते हैं ये 3 तरह से इसकी टाइप्स हो गई। एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोला कि जैसे हम रेस्ट में हैं तो हम रेस्ट में ही रहेंगे, रेस्ट में हैं तो रेस्ट में ही रहेंगे जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स हम पे ना लगे। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, हम बसेस में बैठते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, कोई भी चीज़ हम करते हैं, बैठते हैं उस पर, तो जब बस अचानक से स्टार्ट होती है, ठीक है, जब बस अचानक से स्टार्ट होती है तो स्टार्ट में क्या होता है, बस स्टार्ट होगी लेकिन हम क्या होता है, हम पीछे की ओर गिर जाते हैं। जो पैसेंजर्स बैठा होता है वो कहाँ होता है, पीछे की ओर गिर जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो लोअर पार्ट होता है हमारी बॉडी का, ठीक है, जो पैसेंजर्स होते हैं बस के साथ कांटेक्ट पे होता है, ठीक है, तो जब फ्लोर ऑफ बस मोशन में आ गया तो जो टच वाला पार्ट था वो भी मोशन में आ गया, लेकिन अपर पार्ट, जो अपर बॉडी जो हमारी थी, उसने इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण रेस्ट में रहने की ही कोशिश की, ठीक है, जिसकी वजह से वो पीछे की ओर गिर जाती है। क्लियर। जैसे कारपेट वगैरह को आप वीट करते हो, आपने 9th में क्वेश्चंस पढ़ा था कि वाई वी वीट द कारपेट टू रिमूव द डस्ट, या हाउ द डस्ट कैन बी रिमूव बाय बीटिंग द कारपेट। तो वही था कि हमने कारपेट को तो मोशन में लाया बीट करके, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स थे दे टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट, वो पीछे रह जाते हैं और उस तरह से वो डिटैच्ड, ठीक है, वो हो जाते हैं। क्लियर है। तो ये था इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब आती बात इनर्शिया ऑफ मोशन की। अब मोशन में क्या हो गया, वही गाड़ी पे चले, अचानक से ब्रेक लग जाती है तो हम क्या होंगे, आगे की ओर गिरेंगे, ठीक है, वो भी वही, क्योंकि जो हमारा कांटेक्ट वाला पार्ट होता है, जो उसके जो लोअर पार्ट हमारी बॉडी का है, जो बस के फ्लोर के साथ टच में होता है, वो क्या आ गया, जैसे ही गाड़ी रुकी वो भी रुक गया, लेकिन अपर पार्ट ने मोशन में रहने की ही कोशिश की और इसकी वजह से हम आगे की ओर गिर गए। क्लियर। फिर थर्ड आता है इसका जो डायरेक्शन का, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कि जो डायरेक्शन में है उसी में रहने की कोशिश करते हैं। अब इसमें आप बोल सकते हो, जैसे आप इसका ही एग्जांपल लेता हूँ मैं गाड़ी का। हम जा रहे हैं किसी कर्व पे, आ जाते हैं कर्व पे, आप अगर उसी स्पीड के साथ निकलने की कोशिश करोगे तो हम क्या करेंगे कि हमारी बॉडी उसकी बैंड रहती है, अंदर की तरफ निकलने की कोशिश करेगी, ठीक है। अब वो क्या करेगा, होता है ना कर्व सा ले रहे हो तो वो क्या करेगी, जो ओरिजिनल पाथ होता है उसको कवर करने की कोशिश करते हैं, और इस कारण से हमको क्या लगता है कि हमारी बॉडी एक साइड को मूव कर गई है, झुक गई है, बैंड कर गई है। आई बात समझ में। तो ये थे इनर्शिया के टाइप। इसके बाद वर्कआउट किया गया, न्यूटन जी आए, उन्होंने इसके आगे किया, उनके ऊपर ही एक्सपेरिमेंट्स किए, वो ज़्यादा इसके साथ आए, ज़्यादा तैयारी के साथ आए, उनके सारे जो ड्रॉबैक्स थे या उसके ऊपर वर्कआउट किया गया, मतलब उन्हीं की ही थॉट्स को आगे बढ़ाया उन्होंने। तो जो फर्स्ट लॉ जिसको हम बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं, उसको इनर्शिया लॉ भी बोलते हैं, तो वो ऑलमोस्ट वही था जो गैलीलियो जी ने बोला था, सेम यहाँ पे आया कि फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया भी आप बोल सकते हैं। उसमें क्या हुआ कि बॉडी विल रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन until or unless it is compelled by any external force। क्लियर। तो वो था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बोलते हैं, लॉज ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं। तो हम कंटिन्यू उसमें जो मोशन में था, ठीक है, तो बॉडी मोशन में थी तो मोशन में रहेगी, रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स ना लगे, ठीक है। तो वो चीज़ें होती हैं। बाकी एक्सपेरिमेंटली आप इसको अलग अलग तरह से कर सकते हो, जो एप्लीकेशन जो इसकी होती है, ठीक है। जैसे ही मैंने आपको बोला अभी जो इनर्शिया ऑफ मोशन के एग्जांपल दिए, सेम में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसा आपका आप और भी कर सकते हो, छोटी क्लास में आपने पढ़ा है कि अगर हम मानो कोई गिलास लिया, गिलास के ऊपर आपने कोई हार्ड सा कार्ड रखा, उसके ऊपर कॉइन रखते हो, अगर उसको फास्टली
मूव करवाते हो, टैप करते हो, धक्का देते हो किसको, कार्ड को, तो कॉइन वहीं पे उस गिलास में गिर जाता है और कार्ड वहाँ से रिमूव हो जाता है। ठीक है, या आपने कोई टेबल रखा, ठीक है, टेबल के ऊपर आपने कोई टेबल क्लॉथ है, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखे और एकदम अगर आप उसको हटाते हो टेबल क्लॉथ को तो वो ऑब्जेक्ट वहीं रहती है और टेबल क्लॉथ वहाँ से साइड हो जाता है बिना उसे मूव किए। ठीक है, तो ये सारे जो थे इनर्शिया बोलो, लॉज ऑफ इनर्शिया या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, उसके एग्जांपल्स भी हैं। क्लियर। इसके बाद आता है न्यूटन्स सेकंड लॉ के ऊपर। ठीक है, और न्यूटन सेकंड लॉ में क्या था कि न्यूटन सेकंड लॉ में ये था कि कोई बॉडी कितना मोमेंटम शो करती है। ठीक है, तो मोमेंटम शो उतना ही होगा जितनी उसके ऊपर फोर्स लगेगी। क्लियर। तो मोमेंटम क्या हुआ, सेकंड लॉ से पहले मोमेंटम बताया था। मोमेंटम क्या हुआ, कोई बॉडी है उसमें मोशन को शो करने की कितनी टेंडेंसी है, उसको क्या बोलेंगे हम, उसका मोमेंटम। क्लियर। तो न्यूटन सेकंड लॉ भी है, क्या है वो, कि जो आपने जो मोमेंटम का जो लीनियर मोमेंटम होता है उसका जो रेट ऑफ चेंज होता है वो डिपेंड करता है कि फोर्स कितनी अप्लाई उसके ऊपर की गई। ठीक है, तो आप बोल सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो न्यूटन सेकंड लॉ से ही हमको पता लगा कि फोर्स जो होती है कितनी हुई, F इज इक्वल टू ma। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें मैं आपको इसको प्रूफ भी बताऊंगा। न्यूटन सेकंड लॉ को हम रियल लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं वो भी प्रूव करेंगे। आज सिर्फ मैं इसकी एप्लीकेशंस और डेफिनेशंस के बारे में ही आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये था उसका न्यूटन से सेकंड लॉ। ठीक है, अब सेकंड लॉ के भी आपने बहुत सारी एप्लीकेशंस की होंगी, छोटी क्लासेस में पढ़ा है हमने, 9th में भी पढ़ा था कि किस तरह से कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्रिकेट बॉल का पढ़ा आपने। ठीक है, अब जब कोई चीज़ कैच करते हो तो हम हाथ पीछे की ओर कर देते हैं। ठीक है, तो क्यों होता है, जैसे ही हम कैच कर रहे होते हैं, बॉल को कैच कर रहे होते हैं, हाथ हम पीछे करते हैं ताकि उसका जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। अब जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट इंक्रीज कर गया तो उसके वजह से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया, कम हो गया। जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम हो गया देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या हो गया, मोमेंटम कम हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम हो गया, तो मतलब जो फोर्स अप्लाई थी वो भी क्या हो गया, कम हो गया। तो उस वजह से हम जो इंजरी जो होती है हम उसको अवॉइड करते हैं। हमारे पास बहुत सारे हम कोई क्रॉकरीज होती है या कोई ब्रेकिंग मटेरियल्स हुआ, मिरर वगैरह या ग्लासेस, हम उसको रैप करते हैं स्ट्रॉ के बीच में, या कोई और क्वेश्चंस वगैरह जो मतलब सॉफ्ट चीज़ें होती हैं। क्यों करते हैं, ताकि, या गाड़ियों में शॉकर्स लगे होते हैं, ठीक है, क्यों करते हैं, ताकि उसका जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट है उसको कम कर सके। ठीक है, टाइम ऑफ इम्पैक्ट कम होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, टाइम ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है, वो सॉरी टाइम ऑफ इम्पैक्ट इंक्रीज कर गया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज कर गया। उसकी वजह फोर्स अप्लाइड होती है, जो फोर्स अप्लाइड होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, बढ़ जाती है कि कम होती है, फोर्स जो लगती है वो कम हो जाती है। ठीक है, अप्लाइड फोर्स कम हुई, ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया, बढ़ गया, अप्लाइड फोर्स क्या होगी, कम हो गई, तो उसकी वजह से आपस में वो टूटेंगे नहीं। क्लियर। एक बार फिर से क्या था, हम बॉल चाहे क्रिकेटर ने हाथ नीचे होके किया या उसको क्रॉकरीज वगैरह को रैप किया, उन सब की वजह से टाइम ऑफ इम्पैक्ट जो रहता है वो इंक्रीज होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज हुआ, और उसकी वजह से जो फोर्स अप्लाइड थी, ठीक है, वो भी क्या होगी, डिक्रीज हो गई। जो फोर्स अप्लाइड डिक्रीज हो गई मतलब आपकी जो इंजरी या जो लॉस के जो उसका जो उसे डैमेजेस होने थे उसको हम बचा सकते हैं। क्लियर। उसके बाद आता है न्यूटन्स थर्ड लॉ, वेरी सिंपल। ठीक है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब आप जैसा करोगे ना उसका फल भी वैसा ही मिलेगा। ठीक है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल जिसका थर्ड लॉ का यही है, हम चलते हैं, हमारे पाँव से क्या होता है, एक्शन हुआ ज़मीन पे, और ज़मीन ने हम पे क्या दिया, रिएक्शन दिया, तो हमारा फुट, हमारा मोशन होता है, हम आगे की ओर मूव करते हैं। क्लियर। तो ये कुछ एक थे एग्जाम्पल्स इसके साथ के। ठीक है, होपफुली आप ये न्यूटन्स लॉ समझे होंगे। इन शॉर्ट एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, जैसे लॉज, हमने 3 लॉज पढ़े। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हमको क्या बताता है कि व्हाट इज़ द फोर्स, सेकेंड लॉ बताएगा कि हाउ मच इज़ द फोर्स, एंड थर्ड लॉ बताता है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द फोर्स। क्लियर। तो ये फोर्स के बारे में क्लियर था। नेक्स्ट वीडियो में न्यूटन सेकंड लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म, और साथ में व्हाई द न्यूटन सेकंड लॉ इज अ रियल लॉ ऑफ मोशन, ये कुछ एक चीज़ें हम करेंगे। टिल देन हैव ए नाइस टाइम, थैंक यू वेरी मच।